हेलो एवरीवन, सब लोग बिल्कुल फिट एंड फाइन, गुड। तो बच्चे, आज की क्लास में मैंने आपको बताया था कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कैपेसिटर पढ़ने वाले हैं, कैपेसिटेंस किसको बोलते हैं उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। बट बिफोर वी स्टार्ट दैट, सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ये एक बड़ा जबरदस्त टॉपिक है, अपने आप में एक बहुत अलग टॉपिक है, और क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में इसका काम बहुत है। बहुत पहले मैंने किसी एक क्लास में इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र किया था। आज मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बताना चाहूंगा ये बात, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग किसे बोलते हैं। देखो, नाम से क्या पता लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, चार्ज रेस्ट पर होगा और शील्डिंग करनी है। शील्डिंग का मतलब ये होता है कि किसी बाहर के इन्फ्लुएंसेस को रोकना है। बाहर कोई भी ऐसी चीज हो जो उसको इन्फ्लुएंस ना कर सके, उसको हम शील्डिंग कहेंगे। अब ये शील्डिंग जो है वो किस तरीके से होती है पहले मैं आपको बता दूं, उसके बाद हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिखेंगे। देखिए बेटा, मान लीजिए कि मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और ये है क्या, एक मेटल कैविटी, मेटालिक है और कैविटी अंदर से खाली है। तो उस केस में क्या होगा, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इंडक्शन के थ्रू क्या होता है, नेगेटिव चार्ज के सरफेस पर आ जाता है, इंड्यूस होके नेगेटिव चार्ज सरफेस पर आएगा। नेगेटिव इधर आ जाएगा तो पॉजिटिव इधर आ जाएगा। तो क्या होता है कि इस पॉजिटिव चार्ज से तो नेगेटिव ऐसे लिंक हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे जाएंगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव, राइट। और ये जो पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ गया, क्या करते हैं इन सबको, इन सबके करा देते हैं अर्थिंग। ये अब मुझे बताओ, इसके अंदर मैं कोई एक, अगर इसके अंदर मैं इंस्ट्रूमेंट रख दूं, कोई एक ऑब्जेक्ट रख दूं, इसके अंदर कुछ भी हो, इसके अंदर कोई मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया, तो ये ऑब्जेक्ट पूरी तरीके से इस वाले चार्ज से शील्ड हो गया। अब सोच के देखो कि मैंने एक मेटल कैविटी ली, मेटल कैविटी का मतलब मैंने एक कंडक्टर ले लिया, कॉपर का था, उसके अंदर क्या किया, अंदर की ओर जगह बिल्कुल खाली थी, उसके अंदर कोई चीज रख दी। मतलब मान लो कि मैंने एक, जैसे कैडबरी जैम वाली बॉल आती है ना, उस तरीके से वैसा मैंने बना लिया क्या, कॉपर का, उसके अंदर मैंने कोई चीज डाल दी और फिर मैंने उसको बंद कर दिया ऊपर से। तो जब मैंने उसको पूरा बंद कर दिया स्फेरिकल बॉल को, तो उसके बाद क्या होता है, अगर मैं कोई पॉजिटिव चार्ज उसके पास लेके आता हूं तो वो पॉजिटिव चार्ज से क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, उसके मेटल सरफेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस करके ले आएगा, अट्रैक्ट करा के। और नेगेटिव चार्ज जब इंड्यूस होकर आएगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में इस तरीके से कनेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे इधर नेगेटिव इंड्यूस हुआ होगा तो दूसरी साइड पॉजिटिव आ गया होगा, पॉजिटिव यहां चला गया, अंदर की जगह बिल्कुल खाली है। तो इस पॉजिटिव चार्ज की अगर आप अर्थिंग कर देंगे तो क्या होता है फिर, अब जो ऑब्जेक्ट मैंने इसके अंदर रखा हुआ है ना, वो पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड से फ्री हो गया। इसके ऊपर इस पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी असर नहीं पड़ेगा, बिल्कुल कोई भी असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। एक चार्ज रेस्ट पे था, उस चार्ज की वजह से इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड बनने वाला था, लेकिन वो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बना। क्या कर दिया, उसको एक शील्ड कर दिया हमने, और शील्ड करने की वजह से क्या होता है कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसको इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, जो भी यहाँ पे रखा है, और वो चीज खराब नहीं होगी। इसको बिल्कुल ऐसे मान लो कि जैसे कि रेफ्रिजरेटर होता है। हालांकि रेफ्रिजरेटर जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं वो इसका एग्जांपल नहीं है, लेकिन उससे आप कुछ समझ पाएंगे। रेफ्रिजरेटर के अंदर अगर मान लीजिए मैं कोई चीज रखता हूं, फ्रूट्स रखता हूं, फ्रूट्स, ठीक है, उन फ्रूट्स को अगर मैं रेफ्रिजरेटर के बाहर रखता हूं और रेफ्रिजरेटर के अंदर रखता हूं तो दोनों में क्या डिफरेंस पड़ा। बाहर रखता हूं तो एटमॉस्फेयर के अंदर क्या होता है, वो खराब होना चालू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं उसको फ्रिज के अंदर रखता हूं, रेफ्रिजरेटर के अंदर रखता हूं उसको, तो क्या होता है कि वो उसको एक पर्टिकुलर टेंपरेचर मेंटेन करके रखेगा, जिससे कि बाहर की जो एटमॉस्फेयर है उसका उसके ऊपर इन्फ्लुएंस ना पड़े और वो खराब ना हो। तो जो आपका रेफ्रिजरेटर हो गया ना, ये हो गया पूरा एक मेटेलिक बॉडी। इमेजिन कि वो एक मेटेलिक बॉडी की तरह काम कर रहा है, उसके अंदर जो फ्रूट्स हैं वो एक डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट हो गया, जिसका बाहर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बाहर अगर मैं कोई चार्ज रखूं तो, क्योंकि बाहर ही बाहर से शील्डिंग हो जाती है। अब इसका डेली लाइफ का एग्जांपल क्या है, डेली लाइफ का एग्जांपल मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, मैं फिर बता रहा हूं कि अगर कभी ऐसा होता है कि आप कार के अंदर बैठ के जा रहे हैं और किसी ऐसी जगह पे जाते हैं जहां दूर दूर तक बिल्कुल खाली जगह है, ऐसा फील्ड है जहां दूर दूर तक कोई पेड़ भी नहीं है, ठीक है, और लाइटिंग होती है, जबरदस्त मौसम खराब हो गया, ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, थंडर क्लाउड्स आ गए, लाइटिंग बहुत स्ट्रांग हो रही है, तो आपके लिए ये सेफ है कि आप कार के अंदर ही बैठे रहें। अगर मान लीजिए आपको कोई ट्री मिल जाता है और आप दौड़ के ट्री के पास चले जाते हैं कि मैं ट्री के नीचे छुप जाऊं और तब मैं लाइटिंग से बच जाऊंगा, तो ये एक बैड आइडिया होगा, क्योंकि ट्रीज जो होते हैं वो लाइटिंग को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, मिनरल्स होते हैं उनके अंदर, और वो लाइटिंग को कैच करते हैं, इसलिए तो पेड़ों के ऊपर अक्सर इलेक्ट्रिसिटी जो लाइटिंग होती है वो गिरती है, ठीक है। तो अगर आप किसी ट्री के नीचे बैठते हैं तो फिर आप डेंजर में हैं, ठीक है। अगर आप खाली ग्राउंड में घूम रहे हैं तो भी आप डेंजर में हैं, क्यों, क्योंकि आपकी बॉडी खुद कंडक्टर है, वो लाइटिंग को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है। लेकिन
अगर आप कार के अंदर बैठे हुए हैं तो कार की बॉडी आपके लिए कैसा काम करेगी, एक शेल की तरह काम करेगी, ठीक है। और आप कहां बैठे हैं, उसकी कैविटी के अंदर बैठे हैं। तो लाइटिंग जब कार की फ्लोर उसकी रूफ पे पड़ेगी तो वो ऊपर ही ऊपर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, जिसकी वजह से क्या होगा, या तो चार्ज अट्रैक्ट हो गया आएगा या चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया आएगा, दोनों तरीके से आ सकता है चार्ज। तो चार्ज जब उसके ऊपर आएगा तो अंदर जो आप बैठे हुए हैं वो सेफ है, क्योंकि आप शील्डिंग के अंदर है, बाहर ही बाहर सारा चार्ज रह जाएगा और अंदर आपको कोई हार्म नहीं होगा। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, ठीक है बेटा, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोलते हैं। ओके, तो अब ये तो इसका डायग्राम हो गया। यहाँ कोई भी डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट हो सकता है जिसको मैं ऑब्जेक्ट बोल रहा हूँ। यहाँ पर मैं आपको ये चीज बताना चाहूँ, जैसे मान लो यही एग्जांपल मैं आपको पहले भी दे चुका हूँ, लेकिन इन केस अगर आपको याद ना हो तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका जो ये होता है ना, सिस्टम यूनिट होता है कंप्यूटर का सिस्टम यूनिट होता है। कुछ बच्चे उसको सीपीयू बोल देते हैं, गलत है। सीपीयू तो एक छोटा सा प्रोसेसर होता है, उसके अंदर सिस्टम यूनिट पूरा का पूरा। उसके अंदर क्या है, उसके अंदर आपके मदरबोर्ड है, वहां पर मेमोरी स्टोर हो रही है सारी की सारी। तो आप सोच के देखिए कि वहां पर आसपास कितने सारे इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स होंगे। वो इंस्ट्रूमेंट क्या करेंगे, लगातार इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेंगे। अब आसपास अगर कोई ऐसी चीज है मेरे पास, कोई एक मेमोरी चिप है जिसके अंदर मुझे डेटा स्टोर करना है, तो वो मेमोरी चिप ऑटोमेटिकली बाकी सारे इलेक्ट्रिक फील्ड जो उसके आसपास है उसके इन्फ्लुएंस में है। और अगर वो इन्फ्लुएंस में है तो जो डेटा इसके अंदर सेव होगा वो खराब हो सकता है, ठीक है। तो क्या करते हैं, वो मेमोरी चिप को एक पर्टिकुलर केसिंग के अंदर रख दी जाती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर ही बाहर केस के रह जाए और अंदर ना जाए। इसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो जब भी किसी डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट को आपको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखना है ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड का उसके ऊपर असर ना पड़े, तो उसको एक कैविटी के अंदर रख दिया जाता है और इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, ठीक है बेटा। अब मैं इसकी प्रॉपर डेफिनेशन बता रहा हूं, आप चाहे तो उसको नोट कर सकते हैं, नहीं तो बहुत ढंग से सुन लीजिए और बाद में नोट जरूर कर लीजिएगा, बिकॉज द डेफिनेशन कैन कम इन एग्जामिनेशन। ये आपके सिलेबस का ही पार्ट है, ये एक्स्ट्रा टॉपिक नहीं है, ठीक है। तो आपके पास डेफिनेशन क्या थी, मैं आपको बता रहा हूं। द फिनोमेना ऑफ मेकिंग, आप चाहे तो उसको लिख सकते हैं साथ साथ। द फिनोमेना, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग आपका टॉपिक था और उसकी डेफिनेशन थी द फिनोमेना ऑफ मेकिंग अ रीजन free from any electric field, is called electrostatic shielding. ठीक है, full stop. It is based upon the fact that the electric field vanishes inside the cavity of hollow conductor. क्या हमने हॉलो कंडक्टर तो हमने पढ़ रखा है ना बेटा, कंडक्टिंग शेल, और आपने प्रूव किया था कि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, बाहर होता है, लेकिन अंदर जीरो होता है। वो हमने प्रूव किया था गॉस लॉ की सेकंड एप्लीकेशन में, ठीक है। तो उसी का यहाँ पे यूज है कि कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। ओके, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक जो आज हमको स्पेशली पढ़ना है। इस चैप्टर का एक मेजर टॉपिक, चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं हम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। और इसमें इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस का जो टॉपिक है, ये इस चैप्टर का लगभग 80 से 90% कवर करता है। एंड बिलीव मी, मुश्किल नहीं, मजा आता है इसके अंदर। न्यूमेरिकल की वैरायटी तो खूब बनेगी, लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग, बहुत अलग टॉपिक है। तो इससे पहले कि मैं कैपेसिटर शुरू करूं, मैं लिख देता हूं हेडिंग कैपेसिटर, और साथ में सोचिएगा कि क्या प्रैक्टिकल लाइफ में कहीं कोई कैपेसिटर यूज हो रहा है, सोचिएगा। कैपेसिटर एक चीज होती है कैपेसिटर, एक होती है कैपेसिटेंस। कैपेसिटर होता है एक डिवाइस का नाम, कैपेसिटेंस होती है वो प्रॉपर्टी जो वो लगाता है, ठीक है। तो सुनो बच्चे, कैपेसिटर, मैंने आपसे पूछा कि क्या डेली लाइफ में कैपेसिटर को मैं यूज कर रहा हूं। अच्छा, नाम से क्या पता लगता है कैपेसिटर? क्या इंग्लिश में हमने कोई ऐसा वर्ड सुना है जिससे कुछ मिलता जुलता है? कैपेसिटी, है ना? ओके।
और जैसा कैपेसिटी है ना उसी के हिसाब से इसका नाम कैपेसिटर रखा गया डिवाइस का। अब कैसे? हमने कैपेसिटी आज तक किसकी सुनी है? सबसे कॉमन एग्जांपल अगर मैं बताऊं आपके पास कैपेसिटी का, तो वो हमारे पास होता है वाटर टैंक। पानी की जो टंकी घर पे रखी हुई है ना, उसकी कैपेसिटी होती है, और उसकी कैपेसिटी होती है कि वो कितने लीटर की है, 500 लीटर की है, 1000 लीटर की है, दिस इज कैपेसिटी। और कैपेसिटी का मतलब वहां होता है कि कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर एक्वायर होगा उसके अंदर, कितना वॉल्यूम एक्वायर हो सकता है। ठीक है, अब यहां पर क्या है, ये कैपेसिटर वो डिवाइस नहीं जो वाटर को स्टोर करेगी, ये वो डिवाइस है जो कि चार्ज को स्टोर करेगी। और बेसिकली चार्ज तो स्टोर नहीं होता, चार्ज एक्वायर होता है, स्टोर होती है एनर्जी, और वो जो एनर्जी होती है उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का मतलब चार्ज के रेस्ट पे रहने की वजह से जो एनर्जी होगी, बेसिकली दैट एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि चार्ज अपनी पोजीशन एक्वायर करता है। वो कैसे होता है हम बात करेंगे। फिलहाल मैंने बता दिया कि कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है बेसिकली जो स्टोरेज के लिए यूज होगी, और वो स्टोरेज किसका होगा? चार्ज का। मैं प्रॉपर डेफिनेशन लिखवाऊंगा इसकी, अभी फिलहाल हम मीनिंग की बात करते हैं, क्योंकि मीनिंग समझ नहीं आया तो डेफिनेशन रट का फायदा भी क्या होगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि आपके घर में ऐसी कौन सी चीज है जो एक कैपेसिटर है। हो सकता है आप में से मैक्सिमम लोग इसका आंसर जानते होंगे, और मुझे खुशी भी है इस बात की, चलो जनरल नॉलेज होनी चाहिए। फैन के अंदर लगा है कैपेसिटर। वैसे तो और बहुत सारी चीजें हैं जिसमें कैपेसिटर लगा है, आपके टीवी के अंदर भी कैपेसिटर है, डीवीडी प्लेयर होगा उसमें भी कैपेसिटर होगा, लेकिन एक बहुत कॉमन सी बात बताता हूं, फैन। फैन तो सबके घर होता ही होता है। ठीक है, तो फैन जो है उसमें अगर आपने देखा हो तो एक सिलिंड्रिकल ट्यूब होती है। फैन बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है फैन के अंदर। फैन में क्या क्या होता है, उसकी पंखुड़ियां देखते हैं आप फैन की, उसका जो राउंड सा पार्ट आप देखते हैं, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर वाइंडिंग होती है कॉपर कॉइल की, है ना। कॉपर कॉइल एक सॉफ्ट आयरन की कोर होती है, उसके ऊपर कॉपर कॉइल की आपने वाइंडिंग कर रखी होती है। वो आपके क्या होता है, थिन इंसुलेटेड कॉपर, जिसको हम बोलते हैं बेसिकली इनेबलिंग, वो इनेबल होता है। इनेबल का मतलब थिन इंसुलेशन। ठीक है, और उसके साथ में क्या होता है, फिर एक रॉड होती है, आपने देखा होगा एक ढक्कन टाइप का लगा होता है, उस ढक्कन को अगर उठाएंगे तो आपको एक सिलिंड्रिकल प्लास्टिक का ट्यूब मिलेगा। ठीक है, हम उसको बेसिकली किस नाम से जानते हैं? हम उसको बेसिकली जानते हैं कंडेंसर के नाम से। ये तो सुना हुआ आराम से कि फैन में अगर फैन में कोई खराबी आ गई तो सिर्फ दो ही चीजें खराब होती है फैन में, या तो उसकी कॉपर की जो कॉइल है वो फूक जाती है, फूकना ही बोलते हैं उसको नॉर्मली हम। ठीक है, वो बर्न हो गई, कोई शॉर्ट सर्किट हो गया इस तरीके से। और दूसरा जो होता है हमारे पास, वो क्या होता है, वो जो कंडेंसर है वो खराब हो गया। और कैसे पता लगता है कंडेंसर खराब हो गया? बहुत सिंपल तरीका है, अगर कंडेंसर फैन का खराब हो गया तो फैन जो है वो धीरे चलना चालू हो जाएगा, उसकी स्पीड नहीं बढ़ेगी, बहुत धीरे हो जाएगा। धीरे करते करते पॉसिबल है कि जब आप ऑन करेंगे तो कई बार क्या होगी, फैन में से आवाज आएगी लेकिन फैन ऐसा लग रहा है जैसे अटक गया है। ये कुछ चीजें होते हैं जिससे पता लगता है कि कंडेंसर के अंदर ही ज्यादा प्रॉब्लम आई है। अगर फैन बिल्कुल ही नहीं चल रहा तो प्रॉब्लम कंडेंसर की भी हो सकती है और कॉइलिंग की भी हो सकती है, दोनों में से किसी भी तरीके की हो सकती है। अब एक कमाल की बात है, मैं बोल रहा हूं कि वो कंडेंसर होता है, उसको हम कंडेंसर के नाम से ही जानते हैं, बट एक्चुअली इट इज कैपेसिटर। अब मुझे बताओ कि वो कैपेसिटर है लेकिन फिर भी उसको कंडेंसर क्यों बोला जा रहा है? जनरली हम कैपेसिटर को कंडेंसर बोल लेते हैं कई केसेस में, नॉट ऑलवेज, लेकिन फैन के केस में तो हम उसको कंडेंसर बोलते ही हैं। क्यों? क्या मतलब होता है कंडेंसर का? चलो, कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है? कंडेंसेशन का जो जनरल प्रोसेस आपने सीखा होगा, शायद 6th-7th में सीख लिया होगा, जब आपके पास सिंपल साइंस थी, या एनवायरमेंटल साइंस के नाम से ईवीएस बोलते हैं बच्चे, जो भी करके कंडेंसेशन का जो आपने प्रोसेस सुना होगा तो उसमें क्या सुना होगा कि आपने एक कंटेनर लिया, कंटेनर के अंदर पानी को गर्म किया, उसके ऊपर एक ढक्कन लगा दिया। अब क्या होता है कि वाटर जब इवेपोरेट होना चालू होता है, जब बॉइलिंग का प्रोसेस होता है, इवेपोरेशन चालू होता है बेसिकली, तो क्या होता है, छोटे छोटे, बल्कि इवेपोरेशन से पहले ही हो जाता है, इवेपोरेशन में हो जाता है कि ढक्कन के नीचे छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स इकट्ठी हो जाती है। ये तो सबने देखा है। अच्छा, देखा भी नहीं तो इमेजिन तो सब लोग कर सकते हैं आराम से कि ऐसा होता है। ठीक है बेटा, तो जो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स थी वो कैसे बनी थी? वो बहुत छोटी छोटी ड्रॉपलेट और फाइन ड्रॉपलेट रही होंगी जिनके मिलने से बड़ी बड़ी ड्रॉपलेट हो जाती है। तो बेसिकली हुआ क्या कि वाटर की जो वेपर्स थी ना, उन्होंने बहुत टाइनी ड्रॉपलेट बनाई थी जो आपस में मिलके बड़े बड़े ड्रॉप बनाती है, जो विजिबिलिटी क्राइटेरिया में आ जाती है, जो आपको दिखने लगती है। दिस प्रोसेस कॉल्ड कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब होता है कोई चीज जो फैली हुई हो ना, उसको इकट्ठा कर दो। नॉर्मली इसका जो जनरल मीनिंग निकलता है वो ये निकलता है कि फैली हुई चीज को अगर आपने इकट्ठा कर दिया तो आप इसको कंडेंस करना कह देते हैं, और किसी इकट्ठी चीज को फैला दिया तो उसको स्कैटर कह देते हैं। तो कंडेंसेशन और स्कैटरिंग बिल्कुल उल्टी हो गई। ठीक है ना, कि कंडेंसेशन में क्या था, फैली हुई चीज को आपने इकट्ठा कर दिया, कंडेंस कर दिया। अब सोचो, फैन में कैपेसिटर को कंडेंसर कहा जा रहा है,
तो क्यों, कौन सी ऐसी चीज है जो कंडेंस हो रही है? कंडेंसेशन का बेसिकली मतलब ये होता है कि एक टाइनी रीजन के ऊपर किसी चीज को एक्वायर करा देना, छोटे से पार्ट पे, बहुत छोटी सी जगह पे चीज को इकट्ठा कर देना, उसे कंडेंसेशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि पहले टाइम में क्या होता था कि गेहूं जो था ना, गेहूं लोग सीधा सीधा क्या करते थे, कोई आटे की बोरी लेके नहीं आते थे कि आशीर्वाद आटा खरीद लिया, कोई सा आटा खरीद लिया, ऐसा नहीं। वो क्या करते थे कि गेहूं को निकालने के बाद, यानी वीट को निकालने के बाद उसको धोते थे, और धोने के बाद उसको सुखाते थे, पूरा छत के ऊपर डाल दिया, सुखा दिया उसको। तो अगर गेहूं पूरा फैला हुआ है ना छत के ऊपर, तो ये कंडेंसेशन नहीं है। बाद में क्या करते हैं, उसको इकट्ठा करके एक ऐसा बना देते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ड्यून, जैसे सैंड ड्यून्स होती है, ठीक है, इस तरीके से बना दिया उसको, टीला टाइप बोलते हैं उसको जो। तो ये बेसिकली क्या, कि आपने एक रीजन के ऊपर उसको इकट्ठा कर दिया। हालांकि ओरिजिन इतना छोटा नहीं था, लेकिन फिर भी मैं इसको कंडेंसेशन कह सकता हूं एक तरीके से। कंडेंसेशन, हालांकि मैं इसको मीनिंग से कह सकता हूं, दिस प्रोसेस इज नॉट कॉल्ड कंडेंसेशन, लेकिन मीनिंग क्या निकलता है, किसी बिखरी हुई चीज को एक छोटी सी जगह पे आपको स्टोर कर देना, उसे हम कंडेंसेशन बोलते हैं। तो इसी तरीके से कैपेसिटर में अगर मैं फैन के लिए कंडेंसेशन वर्ड यूज कर रहा हूं, तो वो इसलिए है क्योंकि अगर कैपेसिटर कैसे होता है, एक प्लेट ऐसे थी, एक प्लेट ऐसे, यहां पॉजिटिव चार्ज, यहां नेगेटिव चार्ज, इसको बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अभी पढ़ेंगे हम इसके बारे में। इसमें क्या होता है कि छोटी सी जगह, जैसे प्लेट बहुत बड़ी नहीं होती है लेकिन चार्ज बहुत सारा आता है। तो आप सोच के देखो, अगर छोटी सी प्लेट के ऊपर बहुत सारा चार्ज आएगा, तो इसका मतलब छोटे छोटे पार्ट पर भी लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज होगा, लार्ज चार्ज, छोटे छोटे पोर्शन पर भी। तो छोटे रीजन पे बहुत सारा चार्ज स्टोर कर देना, इसका मतलब क्या हुआ, कंडेंसेशन हुआ। तो बिकॉज जो फैन का जो कैपेसिटर होता है उसमें यही होता है, स्पेशली वो टेक्निक यही है कि छोटे से पार्ट के अंदर बहुत सारा चार्ज देना है, तो इसलिए हम उसको कंडेंसर वर्ड यूज कर देते हैं उसके लिए। यही इसके पीछे रीजन है कि व्हाई दिस इज कॉल्ड कंडेंसर, ठीक है, कि एक छोटे से रीजन पे आपको बहुत सारा चार्ज एक्वायर कराना है। ये था फैन के कंडेंसर का कंसेप्ट, ठीक है। अब तो कैपेसिटर अब क्या काम कर रहा है, कैपेसिटर का काम है चार्ज को स्टोर करना, लेकिन चार्ज को चार्ज के फॉर्म में नहीं, किसी और फॉर्म में स्टोर करता है। किसकी फॉर्म में, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के फॉर्म में। और जनरली वो जो एनर्जी जो होती है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के नाम से जानी जाती है। तो अब डेफिनेशन क्या होगी कैपेसिटर की, पहले हम कैपेसिटर जो डिवाइस थी उसका अब की डेफिनेशन हम लिख लें, उसके बाद समझते हैं कि व्हाट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस, ठीक है। लिख ले बेटा जरा, हेडिंग थी आपके पास कैपेसिटर, एंड राइट इन दिस, इट इज अ डिवाइस, it is a device which is used, it is a device which is used to store electrostatic energy. It is a device which is used to store electrostatic energy in the form of electric charge, in the form of electric charge। अगर आप ये ना भी लिखें इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज तो भी चल सकती है डेफिनेशन में, लेकिन ये जरूर लिखें कि ये इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं स्टोर करता, ये स्टोर करता है एनर्जी। कोई भी चीज एनर्जी स्टोर करती है, हमारी बॉडी क्या स्टोर करती है, एनर्जी। हम जो खाते हैं वो एनर्जी की फॉर्म में तो स्टोर होता है, खाना नहीं स्टोर होता हमारी बॉडी के अंदर, खाने के बाद जो एनर्जी निकलती है वो स्टोर होती है, ठीक है। तो बात वही है, तो इसलिए आप एनर्जी स्टोर कर रहे हैं, चार्ज नहीं स्टोर कर रहे हैं। हाँ, चार्ज की वजह से एनर्जी स्टोर हो रही है, ये बात थी, ठीक है बेटा। तो मीनिंग पता लगा। तो अगर कोई ये कहता है कि कैपेसिटर स्टोर्स इलेक्ट्रिक चार्ज, दिस इज रॉन्ग। वो इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर नहीं कर रहा है, वो एनर्जी स्टोर कर रहा है। हाँ, उस एनर्जी को स्टोर करने के पीछे जो रीजन है वो इलेक्ट्रिक चार्ज है, तो डायरेक्टली नहीं बोल सकते। ओके बेटा, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं कि कैपेसिटेंस किसको बोलते हैं। तो कैपेसिटेंस की डेफिनेशन तो आपसे नहीं पूछेंगे, लेकिन बस मैं बता देता हूं। कैपेसिटेंस इज द एबिलिटी टू एक्वायर द चार्ज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। कैपेसिटर तो वो डिवाइस हो गई जो ये काम करती है, और इस प्रॉपर्टी को, इस काम करने की एबिलिटी को बोलते हैं कैपेसिटेंस, कि वो कैपेसिटर जो है वो ये काम करता है, उसको क्या बोलेंगे इसका, इट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। अब ये कैपेसिटेंस बात के ऊपर डिपेंड करता है, कैपेसिटेंस का मतलब उसकी कैपेसिटी कितनी हो गई, वो कितना स्टोर कर सकता है, वो उसकी रेटिंग होती है कि कैपेसिटर के ऊपर लिखा होता है वो कितने माइक्रोफैराड का है। फैराड इज द एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, उसके बारे में बात करेंगे। तो स्टोरेज पता लगती है। जैसे मुझे अच्छी तरीके से याद है कि एक बार मुझे कब पता लगा पहली बार कि भाई ये जो कंडेंसर होता है, फैन का कंडेंसर होता है, उसको कैपेसिटर बोलते हैं। मुझे नहीं पता था, कब भाई, जब आप छोटे होते हैं तब थोड़ा ना पता होता है आपको। शायद मैं क्लास 9th या 10th में रहा हूंगा, तब तक आपने सुना नहीं होता कि बेसिकली कैपेसिटर क्या होता है, ठीक है। तो हुआ क्या
कि एक इलेक्ट्रिशियन था और इलेक्ट्रिशियन घर पे आया और मैं उस टाइम घर पे था बेसिकली, तो मुझे बड़ा क्रेज था इस बात का कि अगर कोई इलेक्ट्रिशियन घर पे आ रहा है तो वो क्या कर रहा है मैं देखूं जरा एक बार। भले ये नहीं कि मुझे वो काम करना है, लेकिन ये है कि हाँ मुझे अच्छा लगता था मैं देखूं एग्जैक्टली कौन सी वायर को किस में जोड़ेगा, कैसे क्या करेगा। ठीक है, तो मैंने उसे वो चढ़ा ऊपर और उसने देखा, उसने कहा कि भाई साहब इसका तो, मतलब पापा को बोला मेरे कि भाई साहब इसका तो कैपेसिटर का कंडेंसर खराब हो रखा है। तो मैंने पूछा कि अच्छा वो क्या होता है, क्या बेटा कोई बात नहीं तुम्हें समझ नहीं आएगा अभी, तुम एक काम करो, ये पास में जो मार्केट है ना, मैं तो अभी जा नहीं पाऊंगा क्योंकि मुझे और भी चीजें देखनी है इसके अंदर और वायरिंग में क्या दिक्कत हो रखी है। एक काम करो, ये पास में जो इलेक्ट्रिकल की दुकान है यहां पर जाके आप उनको बोलना कि 15 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर दे दो। मुझे क्या बोला उन्होंने, 15 माइक्रोफैरेड 15 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर दे दो। मुझे अच्छी तरीके से याद है, यही वैल्यू उन्होंने बताई थी उस टाइम पर। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि दुनिया के सारे फैन इसे इतनी माइक्रोफैरेड के ही हों, लेकिन उस टाइम की जो बात थी वो मैं आपको बता रहा हूं। तो मुझे समझ तो आया नहीं कि क्या है, बस मैंने किस तरीके से याद कर लिया कि अच्छा क्या कह रहे हैं, 15 माइक्रोफैरेड मुझे बोलना है। अब माइक्रो किसे बोलते हैं, फैरेड किसे बोलते हैं, मुझे पता नहीं था। ठीक है, तो मैं गया शॉप के पास, तो मैंने कहा कि भैया ये 15 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर दे दो। ठीक है, तो उसे समझ नहीं आया, तो मैंने कहा कि भैया एक काम करो, पंखे का कंडेंसर दे दो। तो उसने दे दिया। तो उसने जब दे दिया तो मैंने देखा उसके ऊपर वो जो ट्यूब थी ना, सिलेंडर ट्यूब, उस पर लिखा था कैपेसिटर। तो मैं जब वापस लेके गया इलेक्ट्रिशियन को, मैंने दिया, क्योंकि देखो क्यूरियोसिटी होती है। ठीक है, मुझे नहीं पता कि कैपेसिटर क्या होता है, लेकिन हाँ जानने की इच्छा थी कि एग्जैक्टली क्या होता है, पूरा नहीं समझ पाऊंगा, कुछ तो बताएगा वो। तो मैंने इलेक्ट्रिशियन को जब दिया तो मैंने कहा कि भैया आप तो कंडेंसर बोल रहे थे पहले और इस पे कैपेसिटर लिखा हुआ है, तो क्या है? तो उसने कहा भैया कंडेंसर कोई कैपेसिटर बोलते हैं, मतलब कैपेसिटर ही कंडेंसर होता है। उसने सिर्फ ये बात बता के मुझे छोड़ दिया। हो सकता है उसको भी पूरा ना पता हो आगे तक, लेकिन मेरे दिमाग में बात रही यार क्या है ये, मतलब एक ही चीज के दो डिफरेंट नाम है, कंडेंसर है कैपेसिटर है, क्या चीज है। फिर जब बड़ा हुआ क्लास 12th में आया तो कैपेसिटर को और पढ़ा तो ये भी पता लगा कि सिर्फ फैन में ही नहीं होता, और भी बहुत सारी चीजों में होता है। स्पेशली जितनी आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज कर रहे होते हैं सब में होता है। आप मोबाइल का चार्जर जो यूज कर रहे हैं उसके अंदर कैपेसिटर है, सिलेंड्रिकल शेप का दिखता है हमको। सिलेंड्रिकल शेप की आपको दो चीजें दिख सकती है, आपको डायोड दिख सकता है और आपको कैपेसिटर दिख सकता है। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, मतलब वर्किंग में तो बहुत बड़ा डिफरेंस है, लेकिन उसको अगर देखेंगे तो देखने में भी थोड़े से अलग होते हैं, लेकिन आपने उसको अलग अलग देख रखा हो तब आपको पता लगता है। ठीक है, तो चलो मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि किस तरीके से क्या क्या चीजें होती है हमारे पास। और खैर, तो ये बात थी कंडेंसर और कैपेसिटर के पीछे की कहानी, मेरी लाइफ टाइम की ये थी। देखो ऐसा नहीं होता कि आप सिर्फ बुक से ही पढ़ें तो आपको दुनिया की सारी नॉलेज जाएगी। आपको प्रैक्टिकल लाइफ जो सिखाती है ना, उससे बढ़िया एक्सपीरियंस कुछ नहीं हो सकता। बुक में जो पढ़ना है वो तो अच्छी बात है, वो भी बहुत महान लोगों ने लिखा है तो आपको पता होना चाहिए, लेकिन आपको अगर अपने आसपास के बारे में नहीं पता ना बेटा, तो लोग आपको बेवकूफ समझेंगे। बेवकूफ क्यों समझेंगे? कहे किताबी कीड़ा है, रट के नंबर आ जाते हैं। ऐसा भी होता है, लोग मानते हैं मैं किताबी कीड़ा है, रट के नंबर आ जाते हैं। इससे पूछ लो पंखे के अंदर क्या लगा होता है तो बता ही नहीं पाएगा। तो इसलिए नॉलेज आसपास की भी रखो। ठीक है बेटा, राइट। चलो अब बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ कैपेसिटर कौन कौन से टाइप के कैपेसिटर हमारे पास अवेलेबल होते हैं। ठीक है, जनरली जो हम यूज करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़ा मजा आता है इसके अंदर। टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। अच्छा, अब टाइप्स ऑफ कैपेसिटर जो है, इसमें कौन कौन से हमारे पास जनरल टाइप है? इसमें सबसे पहले हमारे पास है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। सेकंड होता है हमारे पास सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। एंड थर्ड हमारे पास है स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर, ये तो थे थ्री टाइप की कैपेसिटर। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात बताता हूं तुम्हारे फेवर की एक बात। वो क्या फेवर की बात है? इन तीन में से सिर्फ फर्स्ट वाला हमारे सिलेबस में है। खुशी की बात है कि नहीं है? बड़ा अच्छा लगता है जब थोड़ा कम पढ़ना पड़े। तीन टाइप के तो जनरली होते ही हैं, लेकिन जो पहला टाइप है ना, वही आपको पढ़ना है। शुरू से लेकर आखिर तक इस चैप्टर में इसी को पढ़ेंगे आप डिटेल में। लेकिन क्योंकि हमें क्लास 12 के बाद मैरिज थोड़ा ना करनी है, क्या करना है? कंपटीशन देने ना। तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन अगर देने हैं तो आपको सिलिंड्रिकल स्फेरिकल के बारे में इंट्रोडक्शन होना चाहिए, मतलब पता होना चाहिए कि इनके कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता क्या है, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कॉम्पिटिटिव
क्वेश्चन के हिसाब से जो हमको ओरिएंटेशन चाहिए, जो हमको बेसिक नॉलेज चाहिए, वो हम जरूर सीखेंगे, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बता दिया, ये खुशखबरी है आपके लिए कि सिर्फ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही हमारे सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस में, ठीक है। तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, मतलब ये चैप्टर एंड जहां होगा ना तब तक भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही चलेगा, ठीक है। ओके, अब सुनो होता है किस तरीके के हैं, एक आइडिया बता दूं शेप का। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होगा कि एक ये थी प्लेट, एक ये प्लेट थी, दोनों एल्यूमिनियम की मान लेता हूं, मेटालिक प्लेट होगी, दोनों एक ही जैसी प्लेट, बिल्कुल आइडेंटिकल, एक जैसी। ये भी एक थी, ये भी एक थी, ठीक है, दोनों मेटालिक थी और दोनों एक दूसरे के पैरेलल। कुछ याद है कि हमने पैरेलल प्लेट के बारे में कहीं पढ़ा था? हमने पिछले वाले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 1 में गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन में, जो लास्ट आपने एप्लीकेशन पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज पैरेलल प्लेन शीट, और वहीं मैंने आपको बताया था कि बेटा ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम इन दोनों प्लेट के बीच में निकाले ना, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल रहे हैं वो हमारे नेक्स्ट चैप्टर में काम आएगा जब हम कैपेसिटर पढ़ेंगे। यही डायलॉग सेम टू सेम मैंने तब भी मारा था, बिल्कुल यही काम आना था और वो हमारे काम आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो खैर वो जब मैं इसको डिटेल में बताऊंगा तब बताऊंगा उसके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या थी। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में सीधी सी बात है, ये मेरे पास एक प्लेट थी, ये प्लेट थी, यहाँ में आपके पास पॉजिटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज, ये रिप्रेजेंटेशन होता है। थोड़ा सा और पर्टिकुलर करने के लिए आप यहाँ पे अर्थिंग दिखा देते हैं, उस अर्थिंग का काम क्या है वो हम इसके मैकेनिज्म में सीखेंगे। लेकिन फिलहाल मैंने बता दिया कि दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव प्लेट, पैरेलल प्लेट, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ओके। स्फेरिकल में क्या है या सिलिंड्रिकल में क्या है? सिलिंड्रिकल में दो सिलेंडर है बेसिकली, एक पॉजिटिव हो जाएगा अंदर से, एक बाहर से नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। मतलब तरीका तो, मैकेनिज्म तो सभी का एक ही तरीके का है, बस ये डिपेंड करता है कि आपको कितनी कैपेसिटेंस चाहिए, किस तरीके के डिवाइस में लगाना है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा कैपेसिटर आप पे ज्यादा काम आएगा, ठीक है। अब इसके बाद स्फेरिकल कैपेसिटर में क्या है, एक स्फेयर के अंदर दूसरा स्फेयर, एक अर्थिंग करा रखी है आपने, ठीक है, अंदर अर्थिंग ऐसे करा रखी है, यहाँ नेगेटिव हो गया आपके पास, इधर पॉजिटिव हो गया। ये मैं आपको एक सिंपल सा इसका तरीका बता रहा हूँ, सिंपल फॉर्म में, इसको मैं बहुत वैसे करके नहीं बता रहा हूँ, वो वैसे करके मैं आपको तब बताऊंगा और जब मैं आपको इन दोनों के फॉर्मूले बताऊंगा। लेकिन फिलहाल मैंने आपको बताया बेटा कि पैरेलल प्लेट में क्या था, दो पैरेलल प्लेट, ठीक है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। सिलेंडर पे क्या था, एक सिलेंडर के अंदर एक और सिलेंडर, ठीक है, और उसके बाद तीसरा हमारे पास क्या था, ये था। अब अगर आपको चेक करना है कि मेरे घर में ऐसी कौन सी चीज लगी हुई है जहां मैं कैपेसिटर को देख सकता हूं, फैन के अंदर से मैं कहूंगा नहीं, बिल्कुल इट्स रिस्की, कुछ लोग बड़े उतावले होते हैं, चलते हुए पंखे में से कंडेंसर निकालने की कोशिश करेंगे, डू नॉट ट्राई प्लीज, ठीक है बेटा, गलती से भी ऐसा काम नहीं करना। हाँ, घर में अगर कोई पुराना चार्जर पड़ा है ना, मोबाइल का चार्जर, आपको पता है किसी काम का नहीं, घर में ऐसी बहुत सारी चीजें पड़ी होती है जिनका कोई काम नहीं होने वाला कभी, बस हम रखते हैं कि पता नहीं शायद कभी काम आएगा, और वो शायद कभी नहीं आता। एग्री करते हैं इस बात से? ऐसे बहुत सारे चार्जर, ऐसे बहुत सारे चार्जर की वायर पड़ी होंगी जो आपको पता है खराब है और वो किसी फोन में लगेंगे नहीं, लेकिन घर पे रखे संभाल के, ठीक है, पता नहीं किस काम के लिए। तो अब मैं आपको काम बताता हूं, ऐसा जो भी आपको चार्जर मिल जाए ना, ऐसा जो भी चार्जर मिल जाए जो किसी काम का नहीं है, उसको आप ओपन करिए, घर पे तो वैसे खाली बैठे हो, ठीक है, ओपन करो उसको। अगर ओपन करोगे तो आप देखना कि क्या आपको एक ऐसी डिवाइस मिलती है छोटी सी जिसमें दो लेग हो इस तरीके के और वो सिलिंड्रिकल शेप में हो। तो ऐसा हो सकता है कि आपको इसमें दो तरीके की चीजें मिल सकती है, एक कुछ इस शेप का भी होता है कि उसमें आपको ऐसा ऐसा दिखेगा, एक सेमी स्फीयर सा दिख जाएगा यहाँ पर, और ऐसा जैसे कि आपने पूरा एक सिलेंडर बना के बीच से काट दिया हो, ऐसा भी दिख सकता है, ठीक है। लेकिन आप ये देखना कि ऐसा आपको या इससे मिलते जुलते जितनी भी चीजें दिखेंगी, किसी पे लिखा होगा म्यू एफ, म्यू का मतलब माइक्रो, एफ का मतलब फेरेड, जिसपे ये लिखा हुआ है ना सिंबल, वो कैपेसिटर है। और अगर ये नहीं लिखा है पूरे उसके ऊपर तो जनरली वो कैपेसिटर नहीं होता, फिर वो डायोड हो सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखें कि कैपेसिटर हर डिवाइस के अंदर लग रहा है। अब मैं आपको बताऊं कि कैपेसिटर का बेसिकली काम है क्या। कैपेसिटर का बेसिकली काम ये है, आपको पता है कि फैन जो है किससे चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है, ठीक है, ओके। फैन इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी अगर मैं सीधा फैन में दे दूं तो क्या वो चल पाता है, सीधा चल पाता है? अगर उसके अंदर कैपेसिटर ना लगा हो तो वो नहीं चलता। चलो एक चीज बताओ, बाइक या कार किससे चलती है? पेट्रोल से चलती है, डीजल से भी चल सकती है कार, लेकिन मैं सिंपल बात करता हूं कि बाइक और कार पेट्रोल से चलती है। अब मेरे पास बाइक है मान लो, और उस बाइक के अंदर पेट्रोल है और बाइक पेट्रोल से ही चलती है। बाइक के टैंक में पेट्रोल पूरा फुल है, लेकिन उसके बाद भी बाइक नहीं चल रही, क्यों? जबकि बाइक चलती पेट्रोल से, क्यों नहीं चल रही है? सोचो,
क्योंकि पेट्रोल का कंबशन जब तक स्टार्ट नहीं होगा इंजन रन नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपको पता है कि जितनी भी हमारे पास ऐसी डिवाइस होती हैं, कार बाइक जो भी तरीके की होती हैं, इनमें एक चीज होती है उसको बोलते हैं स्पार्क प्लग। जिनके पास भी स्कूटी है, जिनके पास कार बाइक है और जो लोग उसको यूजुअली चलाते आए हैं उनको पता होगा कि उसके अंदर स्पार्क प्लग होता है। अब आप किक मारते हैं तो क्या होता है, स्पार्क प्लग में स्पार्क आता है। स्पार्क आने के बाद क्या होता है, कंबशन स्टार्ट होता है। किसका? फ्यूल का। कंबशन स्टार्ट होता है, इंजन रन होना चालू होता है और लगातार चलता रहता है। जब तक स्पार्क नहीं आएगा ना, कंबशन स्टार्ट ही नहीं होगा। तो बेसिकली स्पार्क क्या होता है पता है? एक डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज और स्पार्क में क्या अंतर है? ये अंतर है कि चार्ज अगर ऐसे रखा हुआ है तो वो कलेक्टिवली काम नहीं करता, वो थोड़ा थोड़ा करके काम कर सकता है। और स्पार्क का मतलब क्या होता है? स्पार्क का मतलब होता है खूब सारा चार्ज एक साथ इकट्ठा और यूं करके एकदम चल गया, ऐसे करके, जैसे लाइटनिंग होती है। क्लाउड में देखा ना, लाइटनिंग क्या होती है? स्पार्क से बन के निकलती है अचानक से, एकदम से। तो स्पार्क के फॉर्म में जब निकलती है तो उसका इन्फ्लुएंस बड़ा स्ट्रांग होता है। वो किसी ऐसी चीज को रन कराने के लिए सफिशिएंट होती है जिसको स्ट्रांग पावर से चलाना हो। फैन में भी ऐसा ही है। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फैन को चलाएगी तो, लेकिन फैन क्योंकि एक हैवी मशीन है, इलेक्ट्रिसिटी उसको लगातार रन कराते रहे, ये थोड़ा मुश्किल काम है। तो वो बेसिकली वहां भी एक स्पार्क प्लग ही है। और पता है स्पार्क प्लग क्या है? वो हमारे पास कैपेसिटर ही है। और आपको मैं बताता हूं कि वो कैसे स्पार्क प्लग की तरह काम कर रहा है। मुझे कैसे पता लगा पहली बार कि वो स्पार्क प्लग है या स्पार्क प्लग जैसा है। स्पार्क प्लग तो नहीं, बेसिकली ये नहीं कहते, लेकिन काम वैसे ही करता है। अगर कभी आप किसी इलेक्ट्रिकल शॉप पे जाएं, देखिए अभी आप क्लास 12 के अंदर हैं, अभी आपको बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट नहीं बनाने, हालांकि इस साल बनाना तो होगा एक, अब डिपेंड करता है कि आप अपनी इंटेलिजेंस को कहां तक लेके जाते हैं। लेकिन फ्यूचर में जब आप कुछ अपने प्रोफेशनल कोर्स में होंगे और वहां पर अगर आप कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस बनाते हैं और मान लीजिए उसमें कैपेसिटर की रिक्वायरमेंट है और कैपेसिटर आप खुद से खरीद के जाने वाले हैं, तो आप कैसे चेक करेंगे कैपेसिटर सही है कि नहीं है? नॉर्मली क्या होता है भाई, बल्ब लेने के लिए जाना है तो आप क्या कहते हो शॉपकीपर से, भैया चेक करके दिखाओ। तो कैसे पता लगता है कि सही है? जल गया तो सही है, नहीं जला तो खराब है। कैपेसिटर को कैसे चेक करोगे? ठीक है, ये वही घटना है जो मैं आपको बता रहा था कि जब मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिशियन ने मुझसे पूछा था कि भाई कैपेसिटर लेके आओ, और मैं जब वहां पे गया तो उसने मुझे पकड़ा उसको। तो वही मैं आपको बताता हूँ कि वहां पे क्या हुआ था। मैंने उससे ये पूछा था कि भैया ये सही है कि खराब है, तो उसने पता है क्या किया था? देखो, ये मेरे पास एक स्विच है, ये ऐसे एक नॉर्मल इस तरीके से स्विच बोर्ड होता है, प्लग होता है यहाँ पे, और ये मेरे पास इसका ऑन ऑफ का था। उसने क्या किया, कैपेसिटर था ऐसा जो कंडेंसर जिसको बोलते हैं, उसमें यह वायर लग रही थी, दो वायर, ओके। इस वायर को, दोनों वायर को उसने इसमें डाला, उसको ऑन किया, यहां से उसने इसको ऑन किया। ऑन कर मतलब पहले वायर डाली इसके अंदर, फिर इसको ऑन किया और फिर वायर को निकाला बाहर और दोनों वायर को आपस में यूं टच कराया। और जैसे उसने वायर को यूं करके टच कराया ना, स्पार्क निकला उसके अंदर से, चिंगारी निकली उसके अंदर से। मैं बिल्कुल शॉक्ड हो गया। भाई क्लास 9-10 के बच्चे के लिए तो बहुत बड़ी बात हो गई है कि क्या जबरदस्त चीज है भाई, तो कुछ इन्वेंशन हो गया तगड़ा, मुझे तो ऐसे ही लगा। लेकिन ये इसका सिंपल मैकेनिज्म है। कैपेसिटर क्या करता है कि वो पहले चार्ज स्टोर करता है और उसके बाद जब उसकी रिक्वायरमेंट होती है तो वो चार्ज को डिस्चार्ज करता है। कैपेसिटर का काम यही है, इट स्टोर्स द चार्ज एंड व्हेनेवर इट इज नीडेड इट डिस्चार्ज द चार्ज रिक्वायर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्पार्क। चार्ज तो धीरे धीरे करके होता है, लेकिन जब वो उसको भेजता है ना, वापस देता है सर्किट के अंदर, तो स्पार्क के फॉर्म में देता है, तो उसका इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है। अब ये बिल्कुल वही बात है, किसी के थप्पड़ यूं मारा, यूं, क्या है, चार्जिंग है। इसकी जगह अगर खींच के एक दे दिया, वो स्पार्क है। इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा कि नहीं होगा? बात वही है कि वो क्या करता है, चार्ज को स्टोर कर रहा है और स्पार्क की फॉर्म में उसको दे रहा है। तो स्पार्क के फॉर्म में देता है तो क्या होता है, इंजन को ज्यादा पावर मिलती है और उसके बाद कंबशन थोड़ा फास्ट स्टार्ट होता है और रनिंग स्टार्ट हो जाती है। ये इस तरीके से, ठीक है बेटा। तो चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग, दिस इज द मेन एक्शन ऑफ कैपेसिटर, यही उसका फंक्शन है, ठीक है। अब देखो बच्चे, तो आपको मैंने बता दिया कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमारे पास कैसे था, दो पैरेलल प्लेट थी। सिलिंड्रिकल कैपेसिटर में एक सिलेंडर के अंदर दूसरा सिलेंडर था और स्फेरिकल कैपेसिटर में एक स्फेयर के अंदर दूसरा स्फेयर, ठीक है। मैकेनिज्म सबका एक ही होता है, बस रिक्वायरमेंट की बात होती है कि वो कैसे कैसे होगा। और मैंने आपको बता दिया कि आप घर में कैपेसिटर को कहां देख सकते हैं, वो आप जो भी आपके पास खराब चार्जर पड़ा होगा उसको आप देख लीजिएगा, उसके अंदर आपको कैपेसिटर मिल जाएगा, कैपेसिटर मिलेगा, ट्रांसफार्मर मिलेगा, बहुत सारी चीजें मिलेंगी। ये हमारे इसी साल के सिलेबस का पार्ट है, तो आपको इनके बारे में जानना होगा, तो बड़ी अच्छी बात है कि जानना चाहिए आपको, ओके। अब बात करते हैं कि जो कैपेसिटेंस है उसका फॉर्मूला क्या आएगा, क्या बेसिक फॉर्मूला है कैपेसिटेंस के लिए। छोटी छोटी चीजें हैं बेटा, लेकिन ये सब मिलके ही एक बड़ा कंसेप्ट बनाती हैं। जो मैं आपको चीजें बता रहा हूं ना अभी,
आपको लग रहा होगा ये तो छोटी मोटी बातें हैं, छोटी मोटी बातें हैं, लेकिन अगर ये छोटी मोटी बातें आपको ना पता हो ना, तो बेटा आप कभी कंसेप्ट नहीं बिल्ड कर पाएंगे इससे। ये तो वही बात हो गई कि फॉर्मूला याद है लेकिन अप्लाई करना नहीं आएगा। हम बात करते हैं कैपेसिटेंस की। इसका फॉर्मूला समझना बड़ा आसान काम है, बहुत ही आसान। देखो ये मेरे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ओके। अगर मान लो कि मैं किसी तरीके से इसके ऊपर चार्ज दे रहा हूं, मैं बताऊंगा कि चार्जिंग इसकी होती कैसे, बस समझ लो कि किसी तरीके से मैं किसी एक्सटर्नल बैटरी से या किसी दूसरे सोर्स से, ऑल्टरनेटिंग करंट के सोर्स से इसको मैं चार्ज दे रहा हूं, चार्ज आ गया इसके ऊपर। अब मुझे बताओ कि अगर इसके ऊपर चार्ज आ रहा है, वैसे क्या होता है इस चार्ज से, फिर क्या होता है नेगेटिव चार्ज यहां इंड्यूस होकर आता है, फिर यहां पॉजिटिव आता है, यहां फिर अर्थिंग करते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं अगर मैं चार्ज को बढ़ाऊं तो पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ेगा? सोचिए, V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। जनरल फॉर्मूला यही होता है कि चार्ज बढ़ेगा अगर तो पोटेंशियल बढ़ जाना चाहिए। लेकिन अब यहां पे क्या है, पहले आप पोटेंशियल दे रहे हैं या पहले चार्ज दे रहे हैं? आप यहां से सप्लाई कर रहे हैं चार्ज, चार्ज स्टोर होता है तो इसके बीच में यहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी डेवलप होता है, पोटेंशियल डेवलप हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस प्लेट पर भी डेवलप हो सकता है, इस पर भी हो सकता है, इसके बीच में भी, वो डिपेंड करता है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे तो चीजों को और पता लगेगा कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, तो उसके हिसाब से आप पोटेंशियल समझ सकते हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि पहले क्या हुआ, आपने चार्ज दिया और जैसे जैसे मैं इसकी चार्जिंग बढ़ाऊंगा वैसे वैसे इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बढ़ेगा, बिकॉज दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। जैसे जैसे चार्ज हो गए, चार्ज एक्वायरिंग एबिलिटी होगी तो पोटेंशियल बढ़ेगा। आप बिल्कुल ऐसा सोच के देखो कि जैसे आपके पास थी एक स्ट्रॉन्ग बैटरी होती है सिंपल। जब बैटरी में चार्ज ज्यादा होता है तभी तो वोल्टेज ज्यादा सप्लाई करती है, और जैसे जैसे वो डिस्चार्ज होती चली जाती है पोटेंशियल कम होता चला जाता है, उसका बैकअप कम होता चला जाता है, वो हमारे काम की नहीं रहती। तो इसका मतलब है चार्ज और पोटेंशियल दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और अगर ऐसा है तो Q प्रोपोर्शनल टू अगर V मिल गया आपको तो इससे Q इज इक्वल टू मिलता है CV। प्रोपोर्शनलिटी का जब साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है कैपिटल C, ठीक है, एंड कैपिटल C इज इक्वल टू Q अपॉन V। दिस कैपिटल C इज कॉल्ड कैपेसिटेंस, ठीक है, इस कैपिटल C को हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। ध्यान रखो, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर। कैपेसिटेंस क्या है? इट्स अ प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी है जिससे कि चार्ज स्टोर होगा और बाद में उसको डिस्चार्ज किया जाएगा। कैपेसिटर क्या था? वो डिवाइस थी जिसके अंदर ऐसा होगा। तो कैपेसिटेंस इज द प्रॉपर्टी एंड कैपेसिटर इज द डिवाइस। ठीक बच्चे, ओके। तो C इज इक्वल टू हमारे पास कैपेसिटेंस हो गया। अब बात करते हैं इसकी SI यूनिट क्या होगी। SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, C इज इक्वल टू, चार्ज के लिए बेटा हमारे पास है कूलम एंड पोटेंशियल के लिए वोल्ट। कूलम पर वोल्ट इज नोन एज फैराड, FARAD, फैराड, डिनोटेड बाय सिंबल कैपिटल F। ये तो कैपेसिटेंस की जो आपके पास SI यूनिट होती है वो होती है फैराड, ठीक है। अब ट्रेडिशनली कौन कौन सी यूनिट हम यूज करते हैं? ट्रेडिशनली 3 तरीके के हम कैपेसिटेंस यूज करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर। वो कौन कौन से हैं? यूनिट वाइज, एक होता है हमारे पास MF मींस मिली फैराड, ठीक है। अगर 1 MF आपके पास है मिली फैराड तो 10 पावर -3 फैराड, ठीक है। फिर हमारे पास 1 माइक्रो फैराड म्यू F, 10 टू द पावर -6 फैराड, ये सबसे ज्यादा यूज होगा। देन वी हैव 1 PC पिको फैराड, 10 टू द पावर -12 फैराड। एक और बीच में ध्यान रख सकते हैं 1 NF नैनो फैराड, 10 पावर -9F। इन चीजों की जरूरत आपको पड़ेगी। अब आप ये सोचेंगे कि सर आपने सारी की सारी इतनी छोटी यूनिट बनाई, -3 -6 -9 -12, बड़ी यूनिट नहीं बनाई आपने, ऐसे ही बनाई सारी की सारी यूनिट। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि 1 फैराड जो होती है ना, 1 फैराड, ये बहुत ही बड़ा कैपेसिटेंस है। और पता है कितना बड़ा कैपेसिटेंस है? आपके इमेजिनेशन के बियॉन्ड होगा। लगभग 1000 अर्थ मिलाने के बाद 1 फैराड कैपेसिटी बनती है। 1000 अर्थ की कैपेसिटेंस, मैं लगभग कह रहा हूं, इट्स नॉट एग्जैक्टली
वो मैं आपको कैलकुलेशन अभी दिखाऊंगा, आपको पता लगेगा कैसे। तो इतनी आप सोचो, पूरी अर्थ की कैपेसिटी भी 1 फैराड नहीं है, तो कितनी बड़ी यूनिट हो गई 1 फैराड। क्योंकि 1 फैराड इतनी बड़ी यूनिट है, इसी वजह से आपको इन यूनिट्स की जरूरत पड़ती है प्रैक्टिकली, क्योंकि 1 फैराड की कैपेसिटी आप नहीं बना पा रहे होते। ठीक है ना, ये बहुत बड़ी यूनिट हो गई। नॉर्मली 1 कूलम बड़ी यूनिट नहीं हुई है, 1 वोल्ट बड़ी यूनिट नहीं, लेकिन 1 फैराड बहुत बड़ी यूनिट है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे हम बता पाएंगे कि 1 फैराड इज अ वेरी लार्ज यूनिट। मैं लिखता हूं यहां पे, एक टॉपिक है हमारे पास, कैपेसिटी ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल कैपेसिटर। यूनिफॉर्मली चार्ज, चलो स्फीयर लिख देता हूं, कैपेसिटी ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। ये एक स्फीयर था और इसके ऊपर चार्ज इस तरीके से है, ये। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो मैंने डायग्राम बनाया ना, ये अर्थ के लिए ही है। अच्छा कैसे? अर्थ पे चार्ज सरफेस पर ही क्यों है? अर्थ पे चार्ज सरफेस पे इसलिए, अर्थिंग कहां करते हो भाई? 4 पार्ट है ना अर्थ के, क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर। तो जो क्रस्ट का पार्ट होता है वही काफी थिक है, 11 to 12 किलोमीटर उसकी थिकनेस होती है। आप कितनी भी अर्थिंग कर लो, कितनी भी अंदर कर लो उसको, लेकिन वो क्रस्ट के पार्ट पे होती है। और क्रस्ट बेसिकली क्या है? थिन लेयर। तो सारा चार्ज वहां होता है, और चार्ज अर्थ पे यूनिफॉर्मली फैला हुआ है। ऐसा नहीं कि आपने अर्थिंग इंडिया के अंदर कर दी तो अमेरिका पे चार्ज नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। अर्थिंग तो सब जगह हो रही है और चार्ज पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है हमारे पास, सॉलिड स्फीयर। कौन? अर्थ। तो जो मैं अब सॉल्व करने वाला हूं वो अर्थ के लिए भी ट्रू है, और बेसिकली हम अर्थ की कैपेसिटी निकाल रहे हैं। ये देखो, तो इसके बेटा, इसके पास मेरे पास रेडियस हो गई कैपिटल आर। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जाएगा? बाहर क्यों जाएगा? अगर मैं यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूं, कॉस थीटा से बाहर क्यों निकलेगा? तो बच्चे बहुत सीधी बात है, V is equal to KQ upon R। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला हुआ। अब आप सोचेंगे कि चार्ज जब डिस्ट्रीब्यूटेड है तो मैं V is equal to KQ upon R क्यों लगा रहा हूं? भाई चार्ज अर्थ जो है, अगर उसको मैं कैपेसिटर की तरह मान लूं और स्पेस के रिगार्डिंग उसको लूं, या सोलर सिस्टम के हिसाब से देखो तो बड़ा छोटा सा स्फीयर है। चार्ज ऑलमोस्ट एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड है, तो उसके लिए हम V is equal to KQ upon R यूज करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा और सॉल्व कर लूं तो V is equal to 1/4 pi epsilon naught Q upon R। स्मॉल के की वैल्यू ये होती है। ठीक है, अब देखो, नाउ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस कैपिटल C इज इक्वल टू, C इज इक्वल टू कितना था? Q बाई V था, अभी पढ़ा हमने, वो बेसिक फॉर्मूला है, ध्यान रखना। C इज इक्वल टू Q बाई V, ये जो फॉर्मूला है ना, ये थ्रू आउट द चैप्टर चलेगा, और ये हर तरीके के कैपेसिटर का फॉर्मूला है। पैरेलल प्लेट का भी यही फॉर्मूला है, स्फेरिकल का भी यही है, सिलिंड्रिकल का बेसिक फॉर्मूला यही है। इसी को सॉल्व करके सबके स्पेशल रिजल्ट आते हैं, बट दिस इज द जनरल फॉर्मूला एंड मेन फॉर्मूला। ठीक है, C इज इक्वल टू Q बाई V। तो अब Q की जगह क्या लिखना है बेटा? Q की जगह मैं Q लिखता हूं। मैं V की जगह क्या लिखूं? ये लिखा है 1/4 pi epsilon naught, 1/4 pi epsilon naught R, और यहां पे Q भी था। तो बेसिकली Q/4 pi epsilon naught R आ गया। मैं सीधा ऐसे लिख देता हूं, Q/4 pi epsilon naught R। ये आपके पास मेन डिवीजन था, तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा ऊपर चला जाएगा। तो क्या आया हमारे पास? C हमारे पास आ गया 4 pi epsilon naught R। दिस इज द मेन फॉर्मूला। स्फेरिकल चार्ज स्फीयर जो होता है उसकी कैपेसिटी का फॉर्मूला ये है। अब वो चाहे किसी भी तरीके का स्फीयर हो, लेकिन उसकी कैपेसिटी का फॉर्मूला ये। अब बात करते हैं कि अर्थ के केस में इसका आंसर क्या आएगा। फॉर अर्थ, अर्थ के लिए R रेडियस कितनी है बेटा अर्थ की? 6.4 इंटू 10 to the power 6 मीटर। ठीक है, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है? वो होती है 1/9 इंटू 10 to the power 9। ये 1/9 10 power 9 कैसे भाई? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k होता है, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा 1/k। तो 1/k का मतलब 1/this, दिस इज द वैल्यू ऑफ k। अब जरा वैल्यू पुट करता हूं, मैं ये पुट कर लेता हूं उसको, बड़ा जबरदस्त रिजल्ट निकल के आने वाला है। देखिए फाइनली क्या आता है। फिर हमारे पास आता है, वैल्यू मैं पुट करता हूं तो C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमारे पास ये थी,
1/9 into 10 to the power 9, ठीक है, into 6.4 into 10 to the power 6, ये आया। अब इसको जब मैं सॉल्व करता हूं तो मेरे पास आंसर आता है 711 into 10 to the power minus 6 फैरेड। इसे सॉल्व करोगे तो इतना आएगा 711 into 10 to the power minus 6 फैरेड, यानी कि 711 माइक्रो फैरेड। ये कैपेसिटी निकली अर्थ की, अप्रोक्सीमेशन। अब मैं आपको एक रफ आइडिया बताता हूं कि कितना होता है। 711 को मैं मान लेता हूं कि 1000 के आसपास है, जस्ट इमेजिन, है नहीं, लेकिन चलो अप्रोक्सीमेशन देखते हैं। मान लेता हूं कि अगर 1000 हो गया तो मैं 10 की पावर 3 लिख लूंगा इसको। माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6, ठीक है। फैरेड कितना आंसर आया, 10 की पावर -3 फैरेड, यानी पूरी अर्थ की कैपेसिटी हो गई लगभग इतनी, 1 मिली फैरेड। अब अगर मुझे इसको 1 फैरेड बनाना है तो मुझे इसको 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 1000 से। तो इससे यह पता लगता है कि अर्थ की कैपेसिटी अगर इतनी है तो 1000 अर्थ को अगर मैं मिलाऊं तब जाके 1 फैरेड बनेगा। 1000 में अप्रोक्सीमेशन बता रहा हूं, 1000 नहीं आएगा आंसर, क्योंकि 711 था ना, 1000 नहीं था ये। लेकिन मैं आपको एक आइडिया बता रहा हूं कि इतना बड़ा यूनिट होता है हमारे पास 1 फैरेड। तो इसलिए बिकॉज 1 फैरेड इज वेरी लार्ज यूनिट, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग मिली फैरेड, माइक्रो फैरेड, नैनो फैरेड, पिको फैरेड। ठीक है बच्चे, राइट। तो आज की क्लास के लिए बेटा हमारे पास इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं वो आपके बिल्कुल दिमाग के सारे ढक्कन खोल देगा। वो होगा हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ चार्जिंग ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैसे चार्ज होता है कैपेसिटर, उसके पीछे लॉजिक क्या है, किस तरीके से जो कैपेसिटर है वो अपना फंक्शन करेगा, और किस किस तरीके से वो चार्ज होता है, क्यों कैपेसिटर एक नॉर्मल प्लेट के मुकाबले अलग तरीके की चीज होती है, वो हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ठीक है, मुझे बड़ा मजा आया आज, और मुझे उम्मीद है कि आपको बड़ा अच्छा लगा होगा, और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और जितना इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं ना, बहुत मौज दिलाने वाला है, बिलीव मी। ठीक है, तो टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ बेटा। नेक्स्ट क्लास में और बिंदास और जोश के साथ मिलेंगे, तब तक ऑल द बेस्ट।